आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी पिछले जितनी भी वीडियो हैं हरियाणा करंट अफेयर की उनको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, किसकी तर्ज पर अब प्रसिद्ध सरस्वती तीर्थ पर भी रोजाना संध्याकालीन महाआरती का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरिद्वार व बनारस पर। हरिद्वार और बनारस के गंगा घाट की तर्ज पर अब प्रसिद्ध सरस्वती तीर्थ पर भी रोजाना संध्याकालीन महाआरती की जाएगी। महाआरती हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के सहयोग से की जाएगी। बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमिच ने कहा है कि 5वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव और बसंत पंचमी से अब सरस्वती तीर्थ स्थल पर रोजाना संध्याकालीन आरती की जाया करेगी। महाआरती को लेकर बुकिंग सिस्टम भी शुरू हो गया है। पर्यटन ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। इसमें कुछ शुल्क के साथ विशेष आरती व पूजन की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। पर्यटन व स्थानीय लोग बुकिंग कर विशेष आरती कर सकेंगे। इसके बाद है, पहले इंटरनेशनल स्तर के तैयार किए जा रहे एयरपोर्ट की हवाई पट्टी का डिज़ाइन किस एनआईटी ने तैयार किया है? तो ये तैयार किया है एनआईटी कुरुक्षेत्र ने। हवाई पट्टी के निर्माण को लेकर पहले सॉयल टेस्टिंग के लिए मनदा मोहाली लैब में जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे। उन सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर ही हवाई पट्टी का डिज़ाइन तैयार किया गया है। यह डिज़ाइन एनआईटी कुरुक्षेत्र ने तैयार करके दिया है। इस डिज़ाइन पर सिविल एविएशन हरियाणा की मुहर लग चुकी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी डिज़ाइन भेजा गया है। एयरपोर्ट के रनवे यानी कि हवाई पट्टी के निर्माण में करीब 145 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे 3000 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई में विकसित किया जाएगा। इसकी प्रतिवर्ष 35 लाख यात्रियों और 20,000 मीट्रिक टन कार्गो की क्षमता होगी। यहाँ 4E श्रेणी तक के विमान आ सकेंगे व इसकी बाउंड्री 72 एकड़ की होगी। यहाँ पर रेलवे की कनेक्टिविटी भी मिल सकेगी। एयरपोर्ट व हवाई पट्टी के विस्तार के साथ ही कई सरकारी भवनों, ऑब्जर्वेशन होम, सदर थाना, डियर पार्क, भारत गैस प्लांट सहित कई भवन स्थानांतरित किए जाएंगे। रनवे 1680 mm की मोटाई का होगा, जिसमें अलग अलग डेंस बिटुमिन्स, मैकडम्स बीसी और WBM की परतें बनाई जाएंगी। इसके बाद है, ICAR की मुर्रा नस्ल की भैंस ने एक ब्यात में ही कितने किलोग्राम दूध देकर देश में सबसे ज़्यादा दूध देने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है 4810 किलोग्राम दूध देकर। कटड़ा के क्लोन तैयार करने वाले केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की मुर्रा नस्ल की भैंस ने एक ब्यात में ही 4810 किलोग्राम दूध देकर रिकॉर्ड बना दिया। संस्था के अधिकारियों का दावा है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार एक ब्यात के दूध का रिकॉर्ड देश में यह सबसे ज़्यादा है। खासियत यह भी है कि उक्त मुर्रा नस्ल की भैंसों को भी अन्य भैंसों की तरह ही संतुलित आहार दिया जाता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 600 से अधिक मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया है कि फिलहाल संस्थान में 8 मुर्रा नस्ल की भैंसों का एक ब्यात 305 दिन का दूध 4000 किलोग्राम से अधिक है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। संस्थान की ही मुर्रा नस्ल की भैंस जिस टैग नंबर 4316 है, इस दूध उत्पादन में शीर्ष पर आई है। यह भैंस अपनी 10 वर्ष की आयु में 5 बार बच्चे को जन्म दे चुकी है। इस भैंस ने 4 बार अपने 305 दिन के ब्यात में 4000 किलोग्राम से अधिक दूध दिया है तथा इस बार 5वें ब्यात में 4810 किलोग्राम दूध देकर देश के अंदर इसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। यह भैंस लगभग 13 से 15 महीने के अंतराल में बच्चा दे देती है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। किस शहर में व्यावसायिक और आवासीय प्रॉपर्टी के लिए एक डिजिटली डोर नंबर सिस्टम विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चंडीगढ़ के अंदर। आम लोगों के आधार कार्ड की तरह चंडीगढ़ शहर की प्रॉपर्टी को भी खास नंबरों से पहचाना जा सकेगा। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर के व्यावसायिक और आवासीय प्रॉपर्टी के लिए एक डिजिटली डोर नंबर सिस्टम विकसित कर रहा है। इसके तहत यहाँ पर स्थित सभी प्रॉपर्टी का QR कोड यूनिक प्रॉपर्टी ID और भौगोलिक सूचना प्रणाली से मैपिंग की जाएगी। जैसे भारत में रहने वालों के लिए आधार कार्ड है, वैसे ही चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी का भी आधार होगा,
साल के अंत तक ये लागू हो जाएगा। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले के नवदीप ने भाला फेंक में 8वीं बार विश्व पैरा चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है पानीपत के रहने वाले जो नवदीप हैं इन्होंने। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं, इनकी हाइट काफ़ी कम है। कम ऊंचाई से कई युवा हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन 20 साल के बुआन खानू के नवदीप ने कम ऊंचाई को अपनी ताकत बनाया है। पहले 5 बार जूनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता इन्होंने जीती है। इसे देखते हुए बाल पुरस्कार के रूप में 14 नवंबर 2012 को राष्ट्रपति के द्वारा भी इन्हें पुरस्कार दिया जा चुका है। अपने से बड़े पहलवानों को पटकनी देने के कारण उनकी कमर में दर्द शुरू हो गया, तो फिर कुश्ती छोड़कर पैरा कोटा से भाला फेंक इन्होंने शुरू कर दिया। 2014 से लेकर अब तक 8वीं बार अंडर 20 के अंदर विश्व में गोल्ड मेडल जीतकर अब टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत को टिकट इन्होंने दिलाया है। अगस्त में टोक्यो में होने वाली पैरा ओलंपिक्स में बुआना लाकू का नवदीप भारत की ओर से भाला फेंक प्रतियोगिता के अंदर भाग लेगा। 12 फरवरी को ही उसने दुबई में आयोजित 12वीं फाजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। नवदीप ने अपने तीसरे प्रयास में 43.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही पैरा ओलंपिक्स कोटा भी इन्होंने हासिल किया है। नवदीप दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज में BA द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। इसके बाद है हाल ही में ISA के महानिदेशक के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है डॉक्टर अजय माथुर। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सदस्यों की पहली विशेष सभा में चुनाव के बाद ISA के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है, जो कि 15 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया था। वह उपेंद्र त्रिपाठी का पद संभालेंगे, जो कि 2015 में ISA की स्थापना के बाद से इस पद पर रहे थे। तो यहाँ पर डॉक्टर अजय माथुर के बारे में बात हो रही है। ISA के महानिदेशक के रूप में नामित किए जाने वाले पहले डॉक्टर अजय माथुर द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट्स के महानिदेशक के रूप में सेवारत थे। वह जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद के सदस्य भी हैं। उन्होंने 2006 से फरवरी 2016 तक भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए आइकॉन WMCE लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2020 भी प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अंदर संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। यह भारत में स्थित पहली संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य सौर संसाधन संपन्न देशों के संगठन के गठबंधन के रूप में अपनी विशेष ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। सौर संसाधन संपन्न देश वो हैं जो कि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। यह ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ विकासशील सदस्य देशों में ऊर्जा की पहुंच में भी सुधार करने के लिए प्रयासरत है। इसके बाद है हाल ही में किस न्यायमूर्ति का 89 यानी कि 89 वर्ष की आयु के अंदर निधन हो गया है, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है? तो ये निधन हुआ है मंडागदे रामा जोड़स का। इनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। यही है मंडागदे राजा रामा जोड़स। 16 फरवरी 2021 को बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति मंडागदे रामा जोड़स का कर्नाटक के बेंगलुरु में 89 वर्ष की आयु के अंदर निधन हो गया है। उनका जन्म 27 जुलाई 1931 को कर्नाटक के शिमोगा के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर रामा जोइस के बारे में भी हम जान लेते हैं। रामा जोइस ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े जस्टिस रामा जोइस को भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इन्होंने लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट लीगल, जुडिशियल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, राजधर्मा विद लेसन्स ऑन राजनीति जैसे कानून के विभिन्न पहलुओं पर कई किताबें लिखी हैं, जिनमें संवैधानिक कानून भी शामिल हैं। भारतीय कानून और आधुनिक कानून में भारतीय मूल्य उनके विशेष हित के क्षेत्र भी थे।
इसके बाद है मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है। तो ये बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसे याद करके रखना। ये बनाया गया है मोनिका श्योकन को। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया बनी जो मोनिका श्योकन है, इन्होंने भविष्य में पर्यावरण संरक्षण पर काम करने का संकल्प भी व्यक्त किया है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है और ये फेमिना मिस इंडिया ग्रेट इंडिया की जो मिस ग्रेट इंडिया है वो भी बनी है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए न केवल जलवायु और मिट्टी का बचाना जरूरी है बल्कि उपयोग के लिए किए गए उत्पादों का सही से निपटान करना भी बेहद ज़रूरी है। सैनिटरी पैड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इसको बनाने में प्लास्टिक की अपेक्षा बायोडिग्रेडेबल सामग्री जैसे कि कॉटन, बांस, केला, जूट आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मोनिका श्योकन्स की पर्यावरण संरक्षण के प्रति रुचि को देखते हुए उन्हें प्रदेश में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का सुझाव दिया है, जिस पर मोनिका व उनके परिजनों ने तुरंत सहमति भी व्यक्त कर दी है। जींद निवासी मोनिका श्योकन पिछले 6 साल में प्रदेश की तीसरी बेटी हैं जिन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम चमकाया है। इससे पहले मानुषी चिल्लर और मीनाक्षी ने भी इसी तरह की सौंदर्य प्रतियोगिताओं में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके बाद है फरवरी 2021 को हरियाणा के MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग ने हरियाणा के MSME के द्वारा निर्मित उत्पादकों के वैश्विक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए 3 ई-कॉमर्स फार्मों eBay, Power2SME और TradeIndia.com के साथ किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए गए हैं विकास गुप्ता के द्वारा। फरवरी 2021 को हरियाणा के MSME विभाग के हरियाणा के MSME के द्वारा निर्मित उत्पादकों के वैश्विक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए 3 ई-कॉमर्स कंपनी eBay, Power2SME और TradeIndia.com के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह पारंपरिक उत्पादों का उत्पादन करने वाले कारीगरों को अपने शिल्प के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है। हरियाणा के MSME विभाग के महानिदेशक और संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों व विकास गुप्ता के द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। 3 कंपनियां ई-कॉमर्स और अपने उत्पादों को ऑनलाइन सूचीबद्ध करने के लाभों के बारे में उद्यमियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करेंगी। इस पहल से हरियाणा को आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बल भी मिलेगा और हमारे देश के निर्यात में भी वृद्धि हो सकेगी। तो यहाँ पर हरियाणा को जो लाभ होगा वो ये होगा कि हरियाणा के अंदर 2 लाख से अधिक MSME के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूती मिलेगी। यह राज्य में समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपने उत्पादों के लिए बाजार पाने के लिए राज्य के दूरदराज के हिस्सों में पारंपरिक कारीगरों को सक्षम भी किया जा सकेगा। तो MSME की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसे हिंदी में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना सन 2007 के अंदर की गई थी। तो इसके बाद है कौन सा हवाई अड्डा UDAN यानी कि उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन गया है। तो ये बना है हिसार का हवाई अड्डा। अब तक 54 हवाई अड्डों में 5 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एयरड्रॉप्स और 307 मार्गों को उड़ान योजना के तहत ऑपरेशनलाइज किया गया है। हिसार हवाई अड्डा एक सार्वजनिक लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा है और यह 18 प्रकार के विमानों के लिए उपयुक्त है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा हिसार हवाई अड्डे का विकास किया गया था। सरकार ने हवाई अड्डे के अंतरिम नागरिक उड्डयन कार्यों के लिए 28.60 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भूमि प्रदान की गई थी और AI को हिसार हवाई अड्डे के विकास और अपग्रेडेशंस का कार्य भी सौंपा गया था। इसके अपग्रेडेशन में एक टर्मिनल भवन का निर्माण, हैंगर, रात में उड़ान भरने वाले उपकरण की स्थापना, सुरक्षा उपकरण आदि शामिल थे। हिसार चंडीगढ़ हिसार मार्ग को एयरलाइंस एविएशंस कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। अब इस नई फ्लाइट के साथ हिसार से चंडीगढ़ के बीच यात्रा का जो समय है वो 4 घंटे 50 मिनट का होगा। 4 घंटे 50 मिनट से घटकर 45 मिनट तक का हो जाएगा। इसके तहत उड़ानें भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती भी हो जाएगी। उड़ान योजना के तहत 2500 रुपये में 1 घंटे की हवाई यात्रा करवाई जाएगी। यह योजना एक इनोवेटिव योजना है
जिसमें 10 साल तक की अवधि के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। यह योजना अक्टूबर सन 2016 को केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू के द्वारा लॉन्च की गई है, किंतु इस योजना की शुरुआत जनवरी सन 2017 में की गई है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम जल्दी से अपना रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किसकी तर्ज पर अब प्रसिद्ध सरस्वती तीर्थ पर भी रोजाना संध्याकालीन महाआरती का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरिद्वार व बनारस की तर्ज पर। पहले इंटरनेशनल स्तर के तैयार किए जा रहे एयरपोर्ट की हवाई पट्टी का डिजाइन किस NIT ने तैयार किया है? तो ये क्या है? NIT कुरुक्षेत्र ने। ICAR की मुर्रा नस्ल की भैंस ने एक ब्यात में ही कितने किलोग्राम दूध देकर देश में सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है 4810 किलोग्राम दूध देकर। इसके बाद है किस शहर में व्यावसायिक और आवासीय प्रॉपर्टी के लिए एक डिजिटली डोर नंबर सिस्टम विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चंडीगढ़ में। हरियाणा के किस जिले के नवदीप ने भाला फेंक में 8वीं बार विश्व पैरा चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है पानीपत के रहने वाले नवदीप ने। हाल ही में ISA के महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर अजय माथुर को। हाल ही में किस न्यायमूर्ति का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है? तो ये हुआ है मडागादे रामा जोडस का। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मोनिका शोगन को। फरवरी 2021 को हरियाणा के MSME विभाग ने हरियाणा के MSME के द्वारा निर्मित उत्पादों के वैश्विक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए 3 ई-कॉमर्स कंपनी eBay, Power2SME और TradeIndia.com के साथ किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं विकास गुप्ता ने। इसके बाद है कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बना है हिसार का हवाई अड्डा। तो यहाँ पर हमारा रीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले में पर्यटन अनुकूल राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंचकुला के अंदर ये किया जाएगा। पंचकुला में पर्यटन अनुकूल राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए नागरिकों को गौरवशाली इतिहास से अवगत होने का सुनहरा अवसर भी मिल सकेगा। प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों और विरासत की जानकारी से युक्त पुस्तक प्रकाशित किए जाएंगे ताकि हर बच्चे को अपने गौरवशाली इतिहास से अवगत कराया जा सके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज, अमित शाह या फिर रामनाथ कोविंद। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।